जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हालात के कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है गज भर जमीन हमने, जीतने को सारा जहां अभी बाकी है। जिन महिलाओं की सोच कुछ ऐसी होती है, ये मंच उनको स्त्री शक्ति के खिताब से पहचानता है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। जय जवान जय किसान जिस देश का नारा है, उसी देश में आज किसान के अस्तित्व पे बन आई है। सारे देश की भूख मिटाने वाला किसान आज खुद दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे लिए बरसात सुहाना मौसम और गर्म चाय का प्रतीक है, पर किसान के लिए शरीर में दौड़ने वाले लहू के बराबर है। आसमां में तक तकी लगाई सूनी आंखें लिए अपनी सूखी जमीन को ताकता आज का किसान साहूकारों के कर्ज तले दबकर अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया है। हम सबको जीवन दान देने वाला किसान आज खुद अपना जीवन त्याग रहा है। भारत में सूखे से पीड़ित किसानों की आत्महत्या की सूची में विदर्भ का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि आज विदर्भ को भारत का सुसाइड कैपिटल भी कहा जाता है। विदर्भ के किसान को आज भी अपने खेत की चिंता लगी वाली है। जुलाई महीने में विदर्भ में 73 किसानों ने सुसाइड किया। आज विदर्भ के किसान इतने बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनकी अगर देखा जाए तो रोज़ 2, 4, 8, 10 किसान की सुसाइड अपन टीवी न्यूज़ पे और मीडिया पे देखते हैं। किसानों को इस साल तो बहुत परेशानी हो गई है। वातावरण अच्छा नहीं होने के कारण बारिश भी अच्छी नहीं है। ग्रामीण भागों में लोड शेडिंग, दिन भर लोड शेडिंग रहती। इसके वजह से अब यहाँ का काश्तकार जो है वो अभी संकट में गिरा है। आपको जानकर बेहद दुख होगा कि पिछले 45 दिनों में 202 किसानों ने विदर्भ में अपना जीवन त्याग दिया है। किसान तो थक हार कर ये कदम उठा लेता है, पर पीछे रह जाते हैं उनकी पत्नियां, बच्चे, पूरा परिवार, जिनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई है। आज स्त्री शक्ति में बात करेंगे ऐसी ही कुछ महिलाओं से जिनके जख्म भले ही ना भरे हों, पर अपने परिवार का पेट भरने के लिए इन्होंने अपने खेतों को जोतने का बीड़ा जरूर उठा लिया है। तो आइए बुलाते हैं स्त्री किसान, हमारी आज की स्त्री शक्ति सुनीता मधुकर को। नमस्ते, बैठिए सुनीता। सुनीता, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए। आप किस गांव से थी और आपके परिवार में कौन कौन था? मेरा गांव जन्म गांव मिठीखेड़ा है। अभी जो रह रही वो रुंजा है, पांडरखोड़ा तालुके का रुंजा गांव है। मैं एक खेत मजदूर की लड़की हूँ। मेरे पिताजी, मैं 7 साल की थी जब ही गुजर गए। 3 एकड़ खेती थी और फैमिली बड़ी थी। 3 बहना थे और 2 भाई थे। तो 5 बच्चे? 5 बच्चे जी। घर में 5 बच्चे की ये 3 एकड़ में पूरा खर्चा नहीं होता था। उसकी वजह से एक बार बहुत बीमार पड़े पिताजी और वो बीमारी की वजह से चले गए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे दवाखाने के लिए। मेरी माँ काम करती थी खेत में, खुद के खेत में। माँ के साथ बड़ा भाई करता था। हाँ जी। और दूसरी बहन भी करती थी और हम 2 छोटे थे, एक भाई और एक मैं। तो वो पहली दूसरी क्लास में थे। जब आप लोग खेती करते थे तो क्या उगाते थे? ज्वारी, कपास, तूर, यही थे। तो अब कोई मुसीबतें आई उस समय, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं आपके और ज़मीन तो उतनी ही थी जितनी पहले भी थी, तो अभी कैसे गुजारा होता था आपका? उसी खेत में करते थे। लेकिन पहले कैसी बारिश होती थी तो उगता था, होता था, अनाज होता था खेत में।
अब बारिश कम होने की वजह से अब नहीं वैसा हो रहा। आपकी शादी फिर कब हुई? मेरी उम्र 21 साल की थी जब हुई मेरी शादी। तो तब तक आपने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करी? घर का खर्चा ज़्यादा था तो नहीं पढ़ सकी मैं। तो कितनी कितनी कक्षा तक आपने पढ़ाई की? 7वीं। 7वीं तक। उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं, छोड़ दी और आप खेत में लग गई। खेत में लग गई। तो जब आपकी शादी हुई तो आप किस परिवार में गई? मैं एक किसान के घर में आई शादी करके। वहाँ के क्या हालात थे? आई जब बच्चे थे। तो फिर हालात कब बिगड़ने लग गए? ये 5 से 6 साल से सब पानी कम होने की वजह से किसान को कुछ गुंजाइश नहीं रही, खेती में कुछ उगाया नहीं जा सकता था, पानी बहुत कम हो रहा था। तो इसकी वजह से कर्जा वर्जा वो पेंडिंग हो गया। जो कर्जा लिया आपके परिवार ने, आपके ससुराल में आपके पति ने, वो कर्जा कहाँ से लिया, किस से लिया? बैंक से ली। बैंक से लिया। उसकी वजह से 2-3 साल से बारिश नहीं हुई तो 2-3 साल का कर्जा पेंडिंग हो गया। हाँ। वो खेत में जाते थे पति, हमारे घर वाले, हमारे पति, तो उधर भी आशा के किरण कुछ भी नहीं दिखते थे, तो वो परेशान रहते थे। जिस दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया वो 2015 की 2 तारीख थी। उस दिन सवेरे खेत में गए और उन्होंने सुसाइड कर ली, पॉइजन लिया। आपके पति की मौत हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा कुछ बैंक ने नहीं बोला कि आप रहने दीजिए, मत दीजिए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। उन्होंने तो नोटिस दी पैसे भरना है करके। आपके परिवार में कौन कौन है? आप हैं और 2 लड़कियां हैं, एक 17 साल की है और एक 13 साल की है। क्या आपकी बच्चियां भी आपके साथ मदद करती हैं खेती करने में? कभी कभी आती है छुट्टी के दिन। तो मैं पढ़ाई करती हैं, आप उन्हें पढ़ा रही हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी तरह और भी बहुत महिलाएं हैं विदर्भ में जो इस स्थिति? मेरे जैसे हजारों औरतें हैं विदर्भ में। किसी को खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, यानी कपड़े भी नहीं रहते, बहुत परेशानी है। अभी भी किसान अभी भी कर्जा ही ले रहा। तो आप कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं? हाँ। बीज खरीदने के लिए। लेकिन जिस साल बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई तो दे देते वापस पैसे उनके। जी। कर्जा लिया, जिस साल नहीं हुई वो पेंडिंग रहता। वो 2-3 साल पेंडिंग रह गया तो उसके बाद तो कर्जा देने वाला भी दे नहीं सकता, देते नहीं ना। इसकी वजह से ये हमारे जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे। मुझे बताइए, जब आपको पता चला, आप तो घर में थी ना? हाँ। जब आपके पति ने सुसाइड किया? मैं जब सवेरे खेत पे गई, 10 बजे गई, जाके हमारे खेत में जो बैठने उठने की जगह रहती, खोपड़ी, मराठी में खोपड़ी बोलते, हमारे पति सो कर दिखे। तो मैंने उठाई तो उठ नहीं रहे थे। बुलाया सबको, पुलिस बिलिस आ गई। क्या हो गया तो बाद में तो मेरे को पता ही नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हुए, अपने घरों के अंदर बैठे हुए खाना खाते हैं, भरपूर खाते हैं, वेस्ट करते हैं खाने को, और जो अन्नदाता आप लोग हैं जो हमें असल में अन्न देते हैं, हम उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। तो आपकी बच्चियों पर इस हादसे का क्या असर हुआ? बच्ची का पढ़ाई का खर्चा बहुत हो रहा था, तो अब कौन करेगा खर्चा, कौन लाएंगे, कौन देंगे हमको करके वो बड़ी छोकरी का बहुत डिस्टर्ब हो गई वो। और जो छोटी वाली थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। अभी भी पापा का नाम लेती, उठते समय, जागते, सोते समय पापा पापा करती रहती। अगर मैं घर में रहती तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती। अगर मैं घर में बैठ के रहूं तो मेरे खेत का कोई देखने वाला भी नहीं था। तो मैंने खुद को ये समझ कि मैं ही आदमी जैसी काम करूं। आदमी तो गया तो वो तो वापस नहीं आ सकते ना। खेती का काम ऐसा है, जिस टाइम पे जो काम करना है वो करना च पड़ता, नहीं करे तो खेती 1 साल की गई, पूरी नष्ट हो जाती है। पूरी नष्ट हो जाती है। खेत में काम करने के लिए हमारे यहाँ कभी लेबर नहीं मिलता, कभी वो कचरा उठाने वाला नहीं मिलता, कभी वो घास निकालने वाला नहीं मिलता, तो वो सब
खुद नहीं करेंगे। किसान की औरत को करना च पड़ता, अकेले कोई साथ में नहीं रहा तो भी करना पड़ता, कोई साथ में रहा तो भी किसान की औरत को बहुत काम करना पड़ता। तो मुझे बताइए कि ये जो मंगलसूत्र आपने पहन रखा है अभी, ये हमारा पहन- सुरक्षा कवच है। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही हूँ इसकी कि- वजह से हमारे मुझे देखने वाले की नज़र अच्छी रहती। ये जो बाहर निकाल के रखेंगे हम, तो देखने वाले लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, बुरी नज़र से देखते। सुनीता, आप हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर आईं, आपने अपनी कहानी हम सबको सुनाई, उसके लिए मैं श्रुति उल्फत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आपका। दोस्तों, घर में बच्चे हों और सर पर उधार हो, आर्थिक तंगी कमर तोड़ रही हो, खेत सूख रहा हो, तो सोचिए ऐसे में पति के आत्महत्या कर लेने पर बेचारी पत्नी पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता होगा। ब्रेक के बाद जानेंगे विदर्भ की एक और महिला की संघर्ष की कहानी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्त्री शक्ति में मैं श्रुति उल्फत आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद विषय पर, और हमारे स्टूडियो में आज विदर्भ से आई कई महिलाएं हैं जो सूखे और कर्ज से पीड़ित अपनी जान लेने पर मजबूर किसानों की पत्नियां हैं। तो आइए बुलाते हैं एक और ऐसी स्त्री किसान, स्त्री शक्ति को, कविता सिडम को। गले मिल लिया आप पहले, बैठिए। कविता, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका स्वागत है। हमें बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन था, आपके पिताजी क्या करते थे, कितने भाई बहन थे? हमारे पिताजी खेतीबाड़ी का ही काम करते थे दूसरों के खेत में, और एक भाई है मेरा और मैं। बचपन में आपके पिताजी खेतीबाड़ी का काम किसी और के खेत में करते थे, तो उनकी आमदनी काफ़ी थी कि आपका परिवार चल सके? नहीं, मेरी मम्मी भी काम करती थी, वो भी उनके साथ। खेत में ही काम हाँ, करती थी उनके साथ। तो वो भी किसान थी? हाँ। तो आप लोग क्या करते थे? पढ़ाई करते थे कि आप लोग भी नहीं, पढ़ाई भी करते थे और मम्मी के साथ काम भी करते को जाते थे। तो आप हमें बताइए कि आपकी शादी किस उम्र में हुई? 21 साल के थे मैं। 21 साल। जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुराल में परिस्थिति कैसी थी? मेरी शादी हुई उस साल से ही पानी नहीं गिरा, तब से खराब होने लगी। उस साल तो कम पानी की वजह से पूरी खेती डूब गई। फिर दूसरे साल भी वही हुआ। फिर एक साल तो पानी बहुत गिरा, 2-3 बार, पूरा खेत बह गया। तो आप लोगों का जो खर्चा था घर का कैसे चलता था? कितने लोग थे आपके सदस्य, कितने सदस्य थे परिवार में? सास ससुर, 2 देवर। 2 देवर? हाँ, और हम दोनों। और आप दोनों? हाँ। तो आप लोगों ने जाकर कर्जा लिया, क्या किया आपके पति ने फिर? कर्जा लिया, सरकार से लिया, प्राइवेट भी लिया। प्राइवेट भी लिया? साहूकार वगैरह जो खर्चा दो देते थे कर्जा, उनसे लिया? हाँ। तो कितना कर्जा उठाया था आपने? 80,000। 80,000। तो अभी भी वो कर्जा है क्या? हाँ, है प्राइवेट 80,000 का। तीसरे वर्ष तो पानी बहुत गिरा था। फिर कर्जा तो वापस जिनसे लिया उन्होंने नहीं दिया कर्जा। तो टेंशन बहुत चल रही थी ना, खाने का कुछ नहीं और खेती का पूरा टेंशन था। तो उन्होंने वही टेंशन और बात नहीं करते थे ज़्यादा, उनको अभी कोई देने वाला भी नहीं था ना। फिर भी उन्होंने खेत में गए एक दिन और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर उन्होंने फवारनी लगाते थे ना खेत में, उनकी औषधि थी, उन्होंने वो पी लिया। उसके बाद तो मैं होश में भी नहीं थी। बोलती थी मैं, इतना टेंशन क्यों लेते बाप, मैं कर लेंगी ना, ये कपड़े सिलना आता था मेरे को। तो आप सिलते थे कपड़े? हाँ। सिलाई करते थे आप? हाँ। तो गांव वालों के कपड़े वपड़े सिलने का काम हाँ, करते करते थे? थे। तो उससे मदद मिली उन्हें काफ़ी? आपके घर नहीं, के खर्चे को घर का खर्चे को मदद मिलती थी उससे। हाँ। तो जब आपके पति गुजरे तब उनकी क्या उम्र थी? 35 साल के थे। 35 साल। कितने साल पहले की बात है ये? ये 2 साल पहले। तो आपके सास ससुर, आपके जो देवर वहाँ पर थे, वो आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था? बहुत प्यार से रहते थे। हाँ, मेरा देवर है,
उसने बोला भाभी तुम टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई करूँगा ना। एक बड़ा है देवर, एक छोटा है। वो तो बहुत प्यार करते थे बच्चों से, अभी भी तो बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें तो कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि भैया नहीं है। हाँ। खुद बच्चों को लेके जाते थे, लाते थे। बड़ा बोलता था कि एक लड़की मैं लूँगा, छोटा बोलता है एक मैं लूँगा। हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाभी, ऐसे बोलते थे। हाँ। तो इससे बोलने में भी मैं उनको भूल जाती थी। तो अभी मुझे ये बताओ कि अभी वो आपके साथ है? हाँ, परिवार, साथ आप है। अपने परिवार के साथ ही हो ससुराल में? हाँ। तो अब आपने कब निर्णय लिया कि अब मैं जाकर खेती करूंगी? हम तो शुरू से ही खेत में जाते थे। अभी क्योंकि भी। आपके पापा तो पापा भी, हाँ, तो अभी भी हम जाते हैं। इतनी ताकत है, इतनी तो हिम्मत मैं है। करूँगी हाँ। काम, ऐसा हमारे ससुर को भी बोलते थे और हमारे देवर भी मदद करते थे उनका काम में। तो दोस्तों, कविता की ये सोच कि अब मुझे किसान बनना है, मुझे एक स्त्री किसान बनना है, उसके लिए जोरदार तालियां। कविता, जब आपके पति चले गए तो कर्जा था, आपने बोला 80,000 का कर्जा था, तो वो कर्जा अभी कम हुआ है कि बढ़ गया है? बड़ा नहीं, वैसा ही है। वैसा ही है। हाँ, पर देना बंद किया बस। तो अभी मुझे बताइए कि आपकी दिन की आमदनी कितनी है? 100 रुपये। तो महीने के 3,000 हो गए। तो सिर्फ 3,000 रुपये से आपका घर चल जाता है गाँव में? नहीं चलता। तो फिर और क्या साधन क्या है? और दूसरा साधन कुछ भी क्या है? साधन नहीं, बहुत अड़चने आए घर में। हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, रिश्तेदार खाना कभी कभी 2-4 किलो चावल भेजते, 5 किलो मम्मी भेजती मेरी। और खाने में बहुत सब्जी रोटी 2 ही चीज़ें बनाते हैं। 2 ही 3 और उतना ही बनाते हैं जितना? हमारे घर में उतना ही बनाते हैं। तो बहुत मुसीबत होती है। बहुत मुसीबत। तो अभी क्या आपने क्या सोचा है, कैसे इस मुसीबत को पार कैसे करोगे? क्या कुछ तो सोचा है? बिकॉज आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपने खुद निर्णय बिना किसी से पूछ के ये लिया कि मैं जाकर अब हल जोतूंगी, मैं जहाँ मेरे पति जिस खेत में काम करते थे वहाँ अब मैं काम करूंगी। तो अब आप उस सोच के साथ अब आप क्या सोच रही हैं और आगे? खेती का तो काम हम रोज ही करते हैं और शाम को रात 10 बजे तक कपड़े आते थे वो भी सिलते हैं। साड़ी पे को फॉल करते थे। साड़ी में फॉल लगाते हैं? हाँ, रात को करते हो? तो दिन भर आप पूरी खेती करते हो और रात को आकर आप सिलाई का काम करते हो। इस समय, इस साल विदर्भ में क्या स्थिति है बारिश की और खेती की? अभी जो पानी गिर रहा ना, उससे हमारे झाड़ लग गए हमें। हाँ, उन्होंने जड़ पकड़ ली हाँ, जमीन पर। हाँ। लेकिन आगे क्या होगा ये मालूम नहीं आपको। हम तो आशा करते हैं कि उतनी बारिश हो जितनी आपके झाड़ों को और पौधों को आवश्यक है उतनी हो। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है और शायद हम सभी ने यहाँ पर स्टूडियो में भी मौजूद हम सभी ने देखा है कि इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी तकलीफ भरी परिस्थितियों के बाद भी जो मुस्कान, जो एक स्माइल, जो एक प्यारी सी स्माइल कविता आपके चेहरे पर हमें दिखती है, आप को मुस्कुराते हुए देखकर मेरे ख्याल से हम सभी में एक हिम्मत आती है। क्योंकि इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद कोई इतना एक बार स्माइल करके दिखा दो। ओह, इसके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। कविता, आप वाकई में एक स्त्री शक्ति हैं और आपने अपनी कहानी हम सबको मुस्कुराते हुए, दर्दनाक दुख भरी कहानी मुस्कुराते हुए हम सबके साथ शेयर करी है, हम सबको सुनाई है। उसके लिए मैं स्त्री शक्ति के मन से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद विदर्भ की और महिलाओं से हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में विदर्भ की महिलाएं मौजूद हैं। अब मैं 2 और स्त्री शक्तियों को बुलाना चाहूंगी। तो स्वागत करते हैं उषा आष्टेकर और वंदना अनिल शिंदे का। नमस्ते उषा, आइए। स्वागत है आपका, बैठिए। नमस्ते वंदना। नमस्ते।
उषा, वंदना, आप दोनों का स्त्री शक्ति के मंच पर स्वागत है। उषा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप हमें अपने परिवार और अपने बचपन के बारे में बताइए। मेरा बचपन बहुत अच्छा था और पूरी तरह से पढ़ाई बहुत अच्छा था। मेरे भाई बहन सबकी पढ़ाई अच्छी थी। खेलने कूदने का बहुत बचपन बहुत अच्छा गया। धीरे धीरे हम बड़े हुए और बड़े होने के बाद खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया। खर्चा और फसल भी नहीं होती थी। फिर कर्जा हो गया। कर्जे के बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया 1990 में। जी, तो क्या कारण था कि फसल जो है अच्छी नहीं होती? बारिश अच्छी नहीं, बारिश ज़्यादा होगी तो भी फसल नहीं होती, कम होगी तो भी नहीं थी। ज़्यादा होने से बारिश ज़्यादा हो गई तो पूरी बह जाती और कम हो गई तो सूख जाती। तो अब मुझे आप बताइए कि जब अनाज वगैरह, जब खेती जिस साल अच्छी होती है तो आप लोग कहाँ जाकर अपना अनाज जो है वो बेचते हैं? मार्केट में लेके जाना पड़ता है। उसमें जो दलाल रहता है वो अपने उगाए हुए माल का वो भाव करता है और वो ही बेचता है। तो क्या वो अनाज जो है ज़्यादा पैसे में बेचते हैं कि नहीं, उसको सही तरह से भाव भी नहीं मिलता। उनको भी सही तरीके से नहीं मिलता भाव? नहीं, मुझे किसानों के लिए। हाँ, तो वो व्यापारी को मिलता है, वो बाद में फिर वो बेचते हैं ना ज़्यादा कीमत में। देखा जाए कि अगर 1 किलो सोयाबीन है या कपास है, हाँ, तो आपको उसका कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना मिलता है? 1 किलो का सिर्फ 30-40 रुपये। और मिलना कितना चाहिए? सही दाम मिला तो 50-60 रुपये। तो यानी कि आपको सिर्फ 50% उसके पैसे हाँ, मिलते हैं। 50%। आधा पैसा मिलता आधा है पैसा उसका। मिलता है। उससे आपका गुजारा चलता है? चलता तो नहीं, लेकिन गुजारना पड़ता है। बाकी और दूसरे काम भी करना पड़ता है। दूसरे के खेत को मजदूरी करना, कोई सिलाई काम करना, वैसे काम करना पड़ता है। कि आपके पिताजी भी खेती करते थे, खेती कॉन्ट्रैक्ट भी करते थे, फिर जब नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट का तो उन्होंने अपने खेत में खेती करना शुरू किया। हाँ। कर्जा बढ़ गया। हाँ, फिर आपके पिताजी की क्या परिस्थिति हुई उस समय? कर्जा बहुत बढ़ गया और दूसरे साहूकार के तरफ कर्जा से बहुत बढ़ गया मतलब कितना कर्जा हो गया? 2-2.5 लाख बैंक का था, साहूकार का था। फिर एक दिन साहूकार ने केस डाली कोर्ट में। 8-10 साल हो गए उनको जाने वाली थी साहूकार को हमारी खेती। पापा ने बहुत उनको मिन्नत की कि हाँ, ये हमारी खेती पेट भरने का साधन है। फिर भी वो उन्हें लोगों ने नहीं माने। उनके घर के सामने जाकर बाबा ने सुसाइड की। 25 जनवरी को मेरे पापा ने सुसाइड किया था ना। फिर हमने वो डेड बॉडी पुलिस स्टेशन में लेके गई कि हमको इंसाफ चाहिए करके। तो वो बोल रहे थे कल 26 जनवरी है, यहाँ पे डेड बॉडी रखना अच्छी बात नहीं है, परसों हम तुम्हारा रिपोर्ट करेंगे। तो 26 जनवरी चली गई, फिर 27 जब आई जनवरी तब आप लोगों ने सोचा कि अब फिर से जाते हैं पुलिस स्टेशन? हाँ, गए थे ना। फिर से गए? हाँ, फिर क्या तो हुआ? भगा दिया पुलिस वालों ने। लेकिन आप लोगों को आभास था घर में कि आपके पिताजी नहीं, मेरे ये कदम पापा बोलते थे कि सुसाइड मत करना, सुसाइड करके क्या मिलेगा। लेकिन एक दिन मेरे पापा के ऐसा प्रेशर आया कि उनको ही सुसाइड करना पड़ा। तो अब आप लोगों का खर्चा कैसे चला? उसके बाद आपने क्या किया? खेती करी, खेती दूसरों को भाड़े से दे दी खेती कुछ दिन। मेरी माँ भी बहुत काम करती खेती में, मेरे भाई भी बहुत मेहनत करते, साथ में मैं भी करती हूँ। वंदना, उषा जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पिता या पत्नियां हैं जिनके पति ने आत्महत्या कर ली है विदर्भ में, तो इसका समाधान क्या है? सरकार है, सरकार कपास को भाव नहीं दे रहा, सोयाबीन को भाव नहीं दे रहा। हम बीजा लिए तो हमको महंगे से देता। टेंशन के पाई हमारे घर के आदमी मर्द, हमारा हस्बैंड कर्जा हो बहुत होता। अब कपास को भाव नहीं है, वो टेंशन से पाया। ऐसे कहो दुष्काल हो रहे हैं इस गांव में। आपके ऊपर भी बहुत कर्जा है? 80,000 है। तो ये कब से चल रहा है कर्जा? मेरा पति को गुजर के 10 साल हो गए। एक बच्चा, मेरा छोटा बच्चा 6 साल का था, एक 2 साल का था, अभी 10 साल हो गए। अभी सरकार मेरे तरफ देखा ही नहीं, कुछ भी मदद आज तक मेरे आई नहीं। आप किसान परिवार से हैं? हाँ, आप भी? हाँ। तो आपकी शादी भी किसान परिवार में हाँ। हुई। तो तब वहाँ खर्चा वर्चा सब ठीक से चलता था? तब खेती अच्छे से होती थी? 2 साल 3 साल अच्छे होती थी। फिर बारिश गिरता नहीं था, बारिश गिरा तो कपास होता नहीं था, उसको भाव नहीं रहता था। 1 लाख खर्चा लगाए तो वहाँ 20-25 हज़ार देते थे। बहुत नुकसान होता था। जब आपके पति फिर नहीं दे पाए कर्जा तो फिर क्या हुआ? सबको अभी कर्जा हो गए, सबको गांव में
गांव में मंगे, फिर उधर उधर साहूकार को मंगे तो पहले का कर्ज है, पहले का ला के दे तुम, अभी कहाँ से दे, ऐसा वैसा साहूकार बोलते रहते थे। तो अभी वो टेंशन के मैं अभी खाने कुछ भी नहीं, टेंशन से पुनः घर में गए, पाइजन पी लिए। सरकार से मेरी एक विनती है, कपास को भाव देना। ऐसे ही हिदवा हम हजारों है, हमारे तक उन्हों मिलना आके, हमारी परिस्थिति कैसी है क्या नहीं, हम हिम्मत से कैसा दो बच्चों को पाल रही, स्वतः हम बिंजा रहे, स्वतः कपास ये करे, स्वतः खेत कर रहे हम खुद ही स्वतः ही सब कुछ कर सब किया आपने। किशोर जी हैं जो आप लोगों की सहायता करते हैं, तो उनके साथ मिलकर आप लोगों ने सोचा है कि हम जाकर एक मोर्चा निकालेंगे सरकार के लिए और अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारे लिए बहुत कुछ मोर्चा उठाते, कुछ बोले वो हमारी विधवा को ऐसा बहुत विधवा को मिला के कहाँ बोले वह ये करते उन्होंने हमारे लिए, हमारे भाई के जैसा हमारे पीठ के पीछे एक हिम्मत है उन्होंने। तो दोस्तों, किशोर तिवारी जी जो इन विदर्भ महिलाओं के साथ एक स्तंभ, एक पिलर की तरह खड़े हैं, उन्होंने इनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं बना दिया है, तो उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। हम लोग एक संगठन चलाते हैं, विदर्भ जन आंदोलन समिति। विदर्भ में पिछले 15 वर्ष के अंदर 13,000 के ऊपर किसानों की आत्महत्या हुई है। उनके विधवाओं के पुनर्वसन के लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर देख रहे हैं हम जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो विधवाएं कैसी है, उनका किसानों की एज ये 30 के अंदर आ रही है, तो विधवाओं की एज तो 20 से 25 में आ रही है। 20 से 25 साल के अंदर कोई विधवा हो जाए तो उसके किसान विधवा का प्रश्न है कि वो जिंदगी कैसी जिएगी। हम जिस किसान के घर गए जहां आत्महत्या हुई है, उस विधवा को हम दत्तक ले लेते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उस विधवा के पुनर्वसन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कई विधवाओं ने कपड़े सीना चालू किया है, कि कई को हमने ब्यूटी पार्लर लगा दिया है, कि ओपन मुक्त विद्यापीठ के अंदर कई को ग्रेजुएशन हम करा रहे हैं, कई को कंप्यूटर कोर्सेज करा रहे हैं। और मैं नहीं हूँ, ऐसे कई संगठन है, और जो भी संगठन, क्योंकि हम तो कोई एनजीओ नहीं है, जितने 100-150 एनजीओ काम कर रहे हैं उनको हम कोऑर्डिनेट करा देते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये 5-6 ही विधवा नहीं है, आप अपने तरफ से एक परिवार को दत्तक लो और इन्हें मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकालो। अगर आप देख रहे हैं तो आप इस नंबर पर आप डायल करके जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सब मिलके उनकी एक अच्छी सुबह लाएंगे। धन्यवाद। वंदना, आप स्त्री शक्ति के मंच पर आई, आपने अपनी कहानी हम सबको सुनाई, उसके लिए स्त्री शक्ति के मंच से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। दोस्तों, विदर्भ और विदर्भ की समस्याओं के बारे में हम बातचीत करेंगे और भी, तो इसीलिए स्वागत करते हैं विदर्भ जन आंदोलन समिति के सचिव मोहन किसनराव जाधव जी का। नमस्ते मोहन जी, आइए प्लीज बैठिए। मोहन जी, आप विदर्भ की समस्या से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, तो आप इस समस्या पर थोड़ी रोशनी डालिए। विदर्भ ये बिछड़ा हुआ ये महाराष्ट्र का एक अंग है जी, मगर विदर्भ में जो किसानी है, किसानी में हम जैसे विदर्भ जन आंदोलन समिति के पीछे हमारा एक रीजन है कि हम गए 2002 से विदर्भ जन आंदोलन समिति के माध्यम से काम कर रहे किशोर जी के साथ में। किशोर जी ने ये फाउंडेशन खड़ा किया। जो किसान है, किसानी करते हैं, उनको सही ढंग से उनको वहाँ पे निकलने वाला जो क्रॉप है, जो निकलने वाली फसल है, फसल को सही दाम नहीं मिलता है। उसके लिए हम काम किया, तो उसके लिए आंदोलन किया हमने, बहुत सारे मोर्चे निकाले। उस माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि भाई किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि दाम नहीं है बरोबर, और ऊपर से जो भी किसान, हमारा विदर्भ का जो कैश क्रॉप है वो है कॉटन। मगर किसान की जब फसल आती है और वो जब कॉटन लेके जाता है मार्केट में, तो उसके रेट, वो जो वहाँ की मार्केट है वो ठहराती है, जो दलाल है वो ही बोलते हैं इतने रेट में हमको पुरता है, देना है तो दो, नहीं तो लेके जाओ। 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 दिन किसान एक ही जगह पे वही माल लेके बैठे रहते हैं, हमको भाव नहीं मिल रहा बरोबर करके। ऐसे बहुत सारे कारण है किसानों को सुसाइड करने के लिए, जैसे कि कॉटन ये खेती करते हुए उस कॉटन के ऊपर फंगल आता है, बारिश नहीं होना, या तो ज़्यादा बारिश हो जाना, कर्जा बाजारी हो जाना, 2-2 साल कर्जा बाजारी होके वो पैसा वापस नहीं करना, फिर बैंक कर्जा नहीं देना, बैंक कर्जा दे रही है तो शाहूकार ने डेढ़ी से पैसा देना, ऐसे करके। और जो भी शाहूकार उसको कर्जा देता है तो उसके पहले उनकी ज़मीन लिख लेना, गहान रख लेना। किसान ये एक ऐसा इंसान है कि वो देहात में रहता है, घर के बच्चों को सही पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उसको भी लगता है कि भाई मैं इतना काम करता हूँ
मैं इतना धूप में काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो मेहनत का मुझे दाम भी नहीं सही मिलता और नहीं मैं मेरे परिवार को सही ढंग से जिला सकता। दोस्तों, हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि जो किसान अन्नदाता कहलाता है, जिसकी वजह से देश के हर घर का चूल्हा जलता है, उसके खुद के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। अन्नदाता ही अन्न नहीं पाता। समस्याएं बहुत हैं, पर दिल को यकीन है कि समस्याओं का हल भी होगा। वो हल क्या हो सकता है, इस बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे मोहन जी से। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं विदर्भ के उन किसानों की पत्नियों से जिन्होंने गरीबी और कर्ज से परेशान होकर अपना जीवन त्याग दिया। मोहन जी, आप हमें बता रहे थे कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करते हैं, तो उन कारणों के बारे में हमें बताइए। विदर्भ की अगर हिस्ट्री बताता हूँ तो विदर्भ में अभी तक के 15,000 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया। इस साल में 678 किसानों ने सुसाइड किया विदर्भ में, और उसमें से यवतमाल जिला जहाँ से हम रहते हैं, जहाँ से हमारा काम शुरू हुआ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 साल के बीच में तकरीबन 3,000 किसान एक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से सुसाइड किए हैं। इसके पीछे रीज़न वही है कि यवतमाल में जो भी धरण बने हैं, जो भी तालाब है, वहाँ पे अभी भी वो पानी रुकाया गया नहीं। तो ये अब वो पानी कैसे आ सकता है वहाँ पर? आपने बोला पानी तो बहुत आता है विदर्भ में, पानी तो बहुत आता है, मगर योजनाएं है, ये तालाब बने ना, वो सिर्फ पैसे खा लिया। वहाँ पे जहाँ पानी रुकाना है वहाँ पे बांध नहीं डाला, दोनों तरफ से बंदे बना लिया, लेकिन पानी जो जाना है वो चालू है नाले से। तो वो पानी कहाँ जा रहा है नदी, पानी तो बह के चले जा रहा है नदी में से या तालाब इसमें से झरने में से, मगर वो वहाँ पे रुकावट नहीं किया अभी तक। जैसे कि अब हमारे यवतमाल जिले में 2 अभी में जो तालाब मेरे आंखों से मैंने देखा हूँ, जैसे कोच्चि है और पाचपोर करके है, ये तालाबों में करीबन वो जब शुरू हुआ उस वक्त 7 करोड़ का वो तालाब था, अभी वो 14 कोटी तक चला गया, लेकिन अभी तक पानी रुकावट नहीं है। वो जो काम करना है वो काम नहीं करने का, सिर्फ आजू बाजू से काम करना, पानी बहते रहेगा। इनको किसान मर रहा है कि जी रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है। मैंने देखा कि किसानों को लूट रहे हैं शाहूकार लोग। उस टाइम पे बैंक किसानों को एक नया पैसा कर्जा नहीं देती थी। 2002 की पहले की बात बता रहा हूँ जी। अगर किसान बैंक में जाता है तो उसको बैंक वाला मैनेजर बोलता है आप कौन है, आपकी क्या ये है इज्जत हमारे पास है, चलो बाहर निकलो, आपको कर्जा नहीं मिलेगा। मगर उसी वक्त अगर कोई एक कटिंग करने वाला, हेयर सलून वाला अगर जाता है तो उसको छोटी सी 10 बाय 10 की अगर ये रहती ना उसके पास जगह सिटी में, तो उसको 1 लाख रुपया कर्जा मिलता है। हमारे पास 10-10, 20-20 एकड़ जमीन रहने के बाद में आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ये स्थिति थी। इसके लिए हमने पहले लड़ाई की। ये जन आंदोलन के माध्यम से, किशोर भाई के माध्यम से हमने आंदोलन किया कि भाई किसानों को हक मिलना चाहिए, उनको कर्जा मिलना चाहिए। क्यों कि उस वक्त किसान, जो भी किसान है 99% किसान शाहूकार के पास जाता था। 500 रुपये लो और 6 महीने के बाद में उसको 750 रुपये दो, यानी 1.5 से पैसा देना। ये ऐसा होने लगा है। तो किसान जो भी लाता था खेत में से, जो भी पैसा आता, जो भी क्रॉप आता था, जो भी पैसा उसका मिलता था, तो वो शाहूकार के पास चला जाता था। उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो वो बच्चों को कैसा जिलाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा, कपड़े कहाँ से लाएंगे, ये सारी नौबतें थी। तो ये बैंकों के कर्जे के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर सरकार इसके ऊपर चर्चा की। सरकार ने भी सोचा कि भाई किसानों को कर्जा देना चाहिए। कर्जा देना चालू हुआ तो कर्जा कितना देता है? 1 हेक्टर पे 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। बाद में उसके ऊपर आंदोलन हुआ, फिर बढ़ाए 20 किए, अभी 25 तक है। तो भी 25 में कुछ भी नहीं होता। अभी तो हमारा खर्चा बढ़ गया, अब तो 40,000 50,000 तक चला गया। तो आखिर में किसान को हर जगह पे काम करना पड़ता है और बहुत काम करता है, मगर वो हिसाब से उनकी कदर कहीं नहीं होती, उनकी इज्जत कहीं नहीं होती। इसलिए उसको भी लगता है मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मेरी तरफ कोई देखता नहीं, तो मैं जी के क्या करूँ। वो चला जाता है बेचारा। मैं तो ये आपकी त्रिशक्ति का तो सत्कार करता हूँ कि ये आप पहली बार हमारे विदर्भ के विधवाओं के लिए जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया आपने। मोहन जी, हम आपके साथ, किशोर जी के साथ, सारी पत्नियों के साथ, विदर्भ की पत्नियां जो महिलाएं हैं जो इतना संघर्ष कर रही हैं, स्त्री शक्ति का परिवार जो है, हम उनके साथ हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर एक छोटा सा कैंपेन भी करते हैं स्त्री शक्ति की तरफ से, ताकि कहीं ना कहीं इस समस्या का जो समाधान है वो मिल सके, हम सरकार तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकें। तो अब जो समिति आपकी है वो जो विदर्भ की
विधवाएं हैं उनको कैसे जोड़ती हैं, क्या कार्य करते हैं कि सब लोग महिलाएं जो हैं एक साथ आएं और एक साथ आवाज़ उठाएं? महिला तो अभी हमारे साथ में बहुत जुड़े वाले हैं, क्योंकि हमने किसानों का आंदोलन किया, जन आंदोलन के माध्यम से फिर किसानों के काम में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले जो मजदूर है उनके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया कि वो मजदूर, किसान मर रहा है तो मजदूरों के भी बहुत बड़े बेहाल हो गए, उनके लिए तेंदुपत्ते का बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो ऐसा आंदोलन हुआ कि वो आंदोलन पूरे अपने महाराष्ट्र में पूरी मीडिया में भी बजा, तो पूरे विधवाएं और किसान लोग हमारे से जुड़े और उस माध्यम से फिर जो विधवा है उन विधवाओं की जो भी समस्या है, तो उनके बच्चे की पढ़ाई रहो या उनके खेती का काम रहो, तो विधवा किशोर भैया के पास जब उनकी व्यथा रखती है तो फिर किशोर भैया आप जैसे जो भी लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात करके भाई आप कुछ कर सकते हैं, दया या दान कर सकते हैं तो हमारे को दो, हम उन ऐसे लोगों को देना चाहते हैं। जो भी विधवा है उनके बैंक में खाता है, उनके खाते पे डायरेक्ट उन लोगों को बोलते कि भाई इनके आप इतनी मदद करो, उनकी बच्ची की शादी है, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ऐसे भी किसान है कुछ कि उनकी माँ भी गुजर गई, बच्चा यानी उसकी घरवाली भी गई और वो भी, दोनों सुसाइड कर लिए, उनके भी बच्चे को हम पढ़ाई करा रहे, इंजीनियरिंग करा रहे किशोर, जिनके माँ बाप नहीं है, ना माँ बाप नहीं है। तो हम तो लड़ते रहेंगे, फिर मरते दम तक लड़ेंगे और लड़के इनको एक बार तो जीत के लाएंगे कि बताएंगे भाई ये लोग हैं जो सही में काम कर रहे हैं, ये विधवाएं हैं जो अपने खुद के शक्ति पे लड़ रही है, बच्चों को भी पोस रही है, उनकी पढ़ाई भी कर रही है, बच्ची की शादी भी कर रही है और उनके साथ में हम हैं। तो मोहन जी, आपकी, किशोर जी और आपका जो विदर्भ आंदोलन जन समिति है, इसके जोश के लिए, इसकी शक्ति के लिए स्त्री शक्ति के मन से हम सभी जोरदार तालियां देते हैं। मोहन जी, आपने बताया कि विदर्भ में बारिश के कारण समस्या है, आत्महत्या कर लेते हैं किसान, लेकिन हिंदुस्तान में एक और राज्य है जहाँ पर विदर्भ से कम बारिश होती है लेकिन वहाँ पर हरियाली है, खेती अच्छी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कैसे होती है। जहां एक और सूखा पड़ने की वजह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हजारों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अलवर जिले में पानी के संकटों से जूझते किसानों के लिए मसीहा बनकर आए डॉक्टर राजेंद्र सिंह। एक किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जब मालूम पड़ा कि वहाँ किसानों की जरूरत चिकित्सा नहीं पानी है, तो उन्होंने अपना पेशा बदल लिया और गांव के एक वृद्ध किसान मंगू मीना की मदद से जोहड़ बनाना शुरू किया और धीरे धीरे सभी किसान उनके इस कार्य के साथ जुड़ गए। जोहड़ों के निर्माण से सूखी धरती हरी भरी हो गई और ये देख डॉक्टर राजेंद्र ने देश भर में जोहड़ बनाने का बीड़ा उठाया और अब तक 10,000 से ज्यादा जोहड़ों का निर्माण कर चुके हैं। जल पुरुष कहलाने वाले डॉक्टर राजेंद्र ने अलवर की 7 मृत नदियों को जीवित किया है और आज अपनी संस्था तरुण भारत संघ के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विश्व शांति जल यात्रा के मुहिम की ओर अग्रसर है। हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूखे से ग्रस्त क्षेत्र तरुण भारत संघ के साथ जुड़े और उनकी तकनीकों को अपनाएं ताकि हर किसान एक खुशहाल किसान बन सके। दोस्तों, विदर्भ और वहाँ के किसानों की व्यथा किसी से छिपी नहीं है, पर उसके बावजूद हम इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हैं, या यूं कहिए कि जो कदम उठाए गए हैं वो काफ़ी नहीं है। ब्रेक के बाद हम मोहन जी से जानेंगे कि आखिर वक्त और हालात की सही ज़रूरत क्या है। किसी को रोटी देना अगर पुण्य का काम है तो सोचिए उस रोटी के लिए अनाज उगाने वाला कितना महान होगा। किसान होना मतलब महान होना है, पर आज किसान की महानता ही नहीं बल्कि खुद किसान ही गरीबी के अंधकार में गुम होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मोहन जी से और उषा से। उषा, आप हमें बताइए कि मोहन जी और किशोर जी समिति के तहत आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का साथ देते हैं, लेकिन आप लोग भी, आप सारी महिलाएं जुड़कर कुछ कर रही हैं अपने बलबूते पर? कर रही, कोई सब्जी बेच रहे, कोई कपड़े का छोटा सा दुकान डाल के, कोई ब्यूटी पार्लर सीख रहे डाल के, कोई सिलाई काम करते। तो आपका अपना संगठन बना हुआ है? हाँ, जो संगठन है मोहन जी वो आप लोगों ने इनिशिएट किया, आप लोगों ने हेल्प की? यानी जो विदर्भ में किसानों के विधवा है जी, उनके लिए भी हमने अभी एक संगठन बनाया है, विदर्भ शेतकरी विधवा जन आंदोलन समिति करके। तो वो विधवाएं वहाँ पे बैठ के वो अपने जो भी कोई समस्या है
अगर वो कोई इंसान से नहीं शेयर कर सकते तो अपने आप बैठ के सब एक दूसरे से शेयर करो, और जो भी समस्या है वो समस्या के लिए अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए भी सामने आओ, या तो फिर अपने घर चलाना है, अपने घर में कोई समस्या है उसके लिए भी चर्चा करो। ऐसी उनकी चर्चा होती रहती है, महीने में 2 महीने में बैठते रहते हैं वो पांड्राकौड़ा में आके। एक ऑर्गेनिक वेव जो कहते हैं, लहर जो है वो चल रही है, और वो ये है कि फार्मर्स मार्केट, तो जैसे मेला होता था तो ऐसे अभी फार्मर्स मार्केट का मेला होता है जहाँ पर डायरेक्टली आप फार्मर्स से उनकी सब्जियां, अनाज वनाज खरीद सकते हैं। तो ये जो चयन है ये वहाँ पर इसकी जो स्थापना या इसका जन्म हुआ है? अभी जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चा चालू है, डिस्कशन चालू है, बातें चालू है। अब ऐसे अगर फार्मर्स मार्केट आ जाता है तो उससे क्या लाभ होगा? किसान अगर वहाँ मार्केट में खुद की सब्जी लेके जाएगा तो उसको यहाँ पे अगर वो 5 रुपए में दे रहा होगा तो वहाँ पे उसको 10 रुपया मिलेगा। तो किसानों के घर में भी अच्छे दिन आएंगे, वो भी ज़्यादा मुनाफा कमा के जाएगा, और जो सब्जी मिलने वाली है वो ताज़ी सब्जी लोगों को मिलेंगी। हम तो चाहेंगे कि ये जो जैसे फार्मर्स मार्केट जो एक आंदोलन है, जो एक लहर जो है, वो ऐसी लहर विदर्भ में भी आनी चाहिए, और ऐसी लहर जो है वो हिंदुस्तान में अभी फैलती जा रही है। तो आइए हम देखते हैं एक फार्मर्स मार्केट को। किसानों को शहर के साथ जोड़ना और उनको ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने का एक प्रयास है द फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट को आयोजित करने की पहल की है मुंबई की रहने वाली कविता मुखी ने। जब मैंने अपने छोटे से फार्म पर खुद खेती करनी शुरू की तो एहसास हुआ कि खेती करना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत समझदारी की जरूरत होती है। तब लगा कि किसान कितनी अहम जगह रखते हैं हमारी जिंदगी में। मेरी नजर में तो हर किसान एक साइंटिस्ट है। कविता के इस एहसास ने जन्म दिया फार्मर्स मार्केट को, जो कि मुंबई के एक जाने माने इलाके बांद्रा में लगाया जाता है। लेकिन कविता की इस शुरुआत के पीछे एक सोच और भी है। ऑर्गेनिक खेती तो है ही, पर मैं चाहती हूँ कि इस मार्केट से किसानों के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ताकि वो इसका फायदा उठाएं और अपने इस व्यवसाय को ना छोड़ें, क्योंकि अगर उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया तो एक दिन हम शहर के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर हम सपोर्ट करेंगे तो फार्मर सुसाइड भी नहीं करेंगे। कहते हैं कि इरादे अगर नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, और ऐसा ही हुआ कविता के साथ भी। हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे फार्मर्स मार्केट को आयोजित करने में सिर्फ मदद ही नहीं करते, बल्कि हमारे इस फार्मर्स मार्केट फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं, और जोर दिया जाता है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट से लाभ मिले। कविता का कहना है कि फार्मर्स मार्केट एक छोटे से बीज की तरह है, जिसे बो तो दिया है, लेकिन ये बीज एक अच्छा पौधा तभी बन सकेगा जब हम सब मिलकर इसको बढ़ाएंगे। फार्मर्स मार्केट के जरिए किसानों और शहर के लोगों को जोड़ने का ये प्रयास अति सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि ऐसे फार्मर्स मार्केट शहरों में ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हमारे किसान भाइयों और बहनों को लाभ और सम्मान मिले। मोहन जी, हम कर्ज की बात कर रहे थे, हमने कर्ज से शुरुआत की थी और कर्ज के साथ हम खत्म करना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि इस कर्ज से कैसे ये विदर्भ की जो विधवाएं हैं कैसे मुक्ति पा सकती हैं? विधवा को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सरकार ने अच्छा निर्णय लेना चाहिए जी। जो भी किसान सुसाइड करके गुजर रहा है, आत्महत्या कर रहा है जी, तो उनकी जो विधवा है उनको अगर जिलाना है, उनको अगर आगे रखना है जिंदा, तो उनके ऊपर जो भी कर्जा है, जब वो सुसाइड करके गुजरा, आत्महत्या करके जो भी किसान गया, उस किसान के जो ऊपर कर्जा है, उसके खेती पे जो कर्जा है वो पूरा कर्जा माफ करके उनका 7/12 कोरा करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी किसान की विधवा है उनको कम से कम 2 या 3 साल तक गवर्नमेंट ने सरकार ने कर्जा देना चाहिए बैंक से, और उसकी खेती उनसे करवा लेना चाहिए। टेक्निकली खेती कैसी होनी चाहिए वो उनको सिखाना चाहिए, और उनको सिखा के उनको 3 साल तक सरकार ने वो पैसा कर्जा देना चाहिए, खेती करवाना चाहिए और उनको ऊपर उठाना चाहिए, और इन दलालों को बीच से गायब करना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। मोहन जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर आए, विदर्भ के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विदर्भ की विधवाओं और उनकी समस्याओं के बारे में।
उषा, हमने तो आपसे बहुत सारी बातचीत कर ली, कई सवाल पूछ लिए, लेकिन हमारे दर्शक यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज़। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम आपकी हेल्प आगे किस तरीके से कर सकते हैं? जो हमारी खेती में जो माल ने उगता है वो डायरेक्टली खरीद ले तो कुछ मदद मिल जाएगी। जैसे सब्जियाँ, गेहूँ डायरेक्टली खरीद लेते तो कुछ किसानों को मदद हो जाएगी। आपका मतलब है जो बीच के जो दलाल हैं वो अगर नहीं रहे तो आपको वो पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा जितनी उसकी कीमत है। अब दूसरा सवाल प्लीज़। मेरा सवाल वंदना जी से है। हर एक माँ अपने बच्चे को लेकर के कोई ना कोई सपने देखती है, वैसे ही आपने भी देखे होंगे सपने, तो मैं उस सपने के बारे में जानना चाहूँगी जो आपने अपने बच्चों को लेकर के देखे हैं। मेरा सपना है कि मेरे बच्चे खूब पढ़े, मन ध्यान लगा के खूब पढ़े, कुछ बने इस दुनिया में, विधवा के बच्चे कुछ नाम करे, ऐसा मेरा सपना है। और कोई सवाल पूछना चाहेगा या कुछ कहना चाहेगा? आप सभी को यहाँ देखकर मैं रियली बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ, सो प्लीज़ खाना वेस्ट मत कीजिए। वाकई में ये बहुत अच्छी सोच है, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवालों के जवाब हैं। रुबीना पटेल जी ने अपने पति से अलग होने के बाद बीएड, एमए, एमएसडब्ल्यू की तालीम ली। और हमारे विजेता हैं नरेन मनसुखानी, नई दिल्ली से। हमारा दूसरा सही जवाब है शिल्पा चंद्रवर्कर की सास को डिमेंशिया नाम की बीमारी है। और हमारे विजेता हैं केविन सेबेस्टियन, पलाकड़, केरल से। अपने दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो हाथ आपको निवाला देते हैं उन हाथों को थामिए, उन्हें काटिए मत, क्योंकि अगर वो हाथ ही नहीं बचेंगे तो फिर सारी इंसानियत की मौत निश्चित है। इसीलिए मैं विदर्भा से आई सारी महिलाओं को यहाँ स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाना चाहूंगी और स्टूडियो में मौजूद सभी से निवेदन करूंगी कि खड़े होकर इनकी हिम्मत और हौसले की दाद दें। दोस्तों, मैं श्रुति उल्फत आप सभी से फिर से इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।